नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए साइक्लोट्रॉन ए चार्ज्ड पार्टिकल स्पीड्स अप बिटवीन द डीज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो साइक्लोट्रॉन होता है बेसिकली उसको हम एक हाई सप्लाई एसी वोल्टेज हम देते हैं, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों डीज के बीच में सेटअप होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, वो तो एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को, उसकी स्पीड बढ़ाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि डीज के अंदर होती है उसका काम होता है कि वो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो स्पीड्स अप इन ए डी, तो डी के अंदर स्पीड नहीं पकड़ता है, स्पीड कहां पकड़ता है, चार्ज पार्टिकल डीज के बीच में पकड़ता है, गैप में। स्लोज डाउन विद इन ए डी एंड स्पीड्स अप बिटवीन डीज। तो स्पीड अप तो डी के अंदर हो गया, चलो ठीक है, लेकिन स्लो डाउन थोड़ी होगा, फिर वो तो कंटिन्यूसली स्पीड अप गेन करता रहेगा ना। तो ये भी गलत है आपका। अंडरगोज एसेलरेशन ऑल द टाइम, ठीक है, तो कंटिन्यूसली वो एसेलरेट होता रहेगा, हर राउंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो बढ़ी हुई मिलेगी अपने को, ठीक है ना, तो वो कंटिन्यूसली एसेलरेट करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम में क्या चेंज होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब पार्टिकल परपेंडिकुलर उसके एंटर करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ मेंटेन करता है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली बदल रही है, जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इस वजह से मोमेंटम भी क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम तो कंटिन्यूसली चेंज होगा नो डाउट, लेकिन जो एनर्जी है एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि जो वर्क डन है वो नहीं हो रहा ना उसके अंदर। वर्क डन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की वो हमेशा ही क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन के। भाई डाउनवर्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फोर्स, तो सो नो वर्क इज डन, कोई वर्क डन तो होगा नहीं, और वर्क डन नहीं होगा तो इसका मतलब एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। अब आप बोलोगे सर वर्क डन क्यों नहीं हो रहा, वर्क डन क्यों नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई पार्टिकल जब सर्कल में घूम रहा है तो एक पॉइंट से शुरू करके वापस वहीं आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है हर राउंड के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना, कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो इसका मतलब एनर्जी भी जो है सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम इज इन एन आर्बिट्री ओरिएंटेशन in an external magnetic field B, the work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane is कितना होगा। तो देखिए, the rotation of the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane makes no change in the angle made by axis of the loop with the direction of magnetic field, therefore the work done to rotate the loop is 0। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रेक्टेंगुलर शेप की आर्मेचर रखते हैं तब तो हमें समझ में आता है कि इसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होगी, ठीक है ना, क्योंकि हर एक आर्म के ऊपर अलग तरीके से फोर्स लगेगा, ये डाउनवर्ड लगेगा मान लो, ये अपवर्ड लगेगा साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना, और ये फोर्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो दो फोर्स लगे इसकी वजह से एक ट्विस्टिंग फोर्स मतलब टॉर्क जनरेट होगी, ठीक है ना, ये तो समझ में आता है। लेकिन वहीं अगर हम एक सर्कुलर लूप रख दें तो उसके हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जैसे यहां पे एक्सियल लाइन के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो इस पे टॉर्क लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वही कह रहा है वर्क डन क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है ना, टॉर्क लगेगी नहीं, ये घूमेगा ही नहीं, तो वर्क डन क्या हुआ, 0। नेक्स्ट देखिए, a rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides of the loop and is in the plane of the loop. If a steady current I is established in wire as shown in figure, the loop will. तो इस लूप में देखिए बाकी की डायरेक्शन तो अपने को असर नहीं डालेंगे, लेकिन ये जो दो हैं ये अपने को असर दिखाएंगे। देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन, मतलब आप इतना सेक्शन देखो, तो आप क्या देखोगे कि देर आर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और करंट भी सेम ही है, आई है मतलब। तो ऐसे केस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे ये इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना, तो मतलब कॉन्केवली मूव कर जाएंगे। तो इफ ए स्टेडी करंट आई इज स्टेब्लिश्ड इन वायर as shown in figure, the loop will move towards the wire. जो लूप है वो वायर की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के पास आएंगे नहीं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम करंट डेट कैन बी मेजर्ड बाय अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ohm is 10 milliampere. It is converted into voltmeter that can read up to 50 volt. The resistance to be connected in the series with the galvanometer कितनी होगी? तो इसका हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन है, R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। तो V अपने को वोल्टेज दे ही रखी है 50 वोल्ट, IG जो है करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना जा रहा है, 10 मिली एम्पियर जा रहा है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस अपने को दे रखी है 40 ओम, तो -40, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4960 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए करंट कैरिंग क्लोज लूप ऑफ एन इरेगुलर शेप लाइंग इन मोर देन वन प्लेन व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम क्लोज लूप रखते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो नेट फोर्स कितना लगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर C। तो C वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अपने को निकालना है। तो इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले तो C वायर G वायर की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर दूसरा D वायर की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए आपको सोल्व करके दिखाता हूं तब जरा समझ में आएगा। इन दोनों वायर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यानी कि C वायर D को इधर रिपेल करेगा और D वायर C को इधर रिपेल करेगा, ठीक है ना, रिपेल करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स क्या आएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू D किसके बराबर आएगा ये, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास म्यू नॉट I1 I2 DL अपॉन 2 पाई D। तो म्यू नॉट इसको मान लेते हैं ये I1 है, ये I2 है और ये अपना I3 है। और देखिए इसी तरीके से C और G के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर लगाएगा। तो जो फोर्स ऑन C ड्यू टू G जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी कर दिया सॉल्व। तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 10 टू द पावर -2 से -2 कट गया, ये आपका आ जाएगा 50 0 इंटू 10 टू द पावर -7, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी इतना ही आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स सेम आ रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू D और फोर्स ऑन C ड्यू टू G,
ये दोनों फोर्स देखिए इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो नेट फोर्स कितना लगा सी के ऊपर, वो 0 हो जाएगा। क्लियर। व्हाट इज अ नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो रेक्टेंगुलर कॉइल इस करंट कैरिंग कॉइल के पास में रखी है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए बीसी वायर की वजह से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि इस वायर के साथ ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा बीसी। ऐसी एडी वायर भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब ये देखिए आप, जो ए बी वायर है और ये वायर है, ये दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी तरफ, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। और इस वायर को अगर मैं सीडी के साथ देखूं तो देखिए दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये दो फोर्स हमें निकालने हैं। तो फोर्स ऑन ए बी हम निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा आपका, म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, बीच का डिस्टेंस इसको हम R मान रहे हैं, तो ये R, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है ना। तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। और ये रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है, ये कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ये रिपल्सिव है। तो नेट फोर्स कितना लगा, तो दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा 25 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है ना। और क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो टूवर्ड्स वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैव द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज एज 3:2। If they move in different circular paths, then the ratio of the radii of their path is। तो इसमें देखिए रेडियस की बात हो रही है और वेलोसिटी की बात हो रही है और सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, तो इनमें क्या रिलेशन है। R इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन QB। तो देखिए R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के। तो अगर वेलोसिटी आपकी 3:2 है तो जाहिर सी बात है R भी आपका क्या होगा, 3:2 होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.